कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट किया और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और वो सबसे पहला टॉपिक था संविधान या राज व्यवस्था क्या होती है। क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है ही आपका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। तो कल हमने यही देखा कि आखिर पॉलिटी की मीनिंग क्या होती है या कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग क्या होती है। कल अपन समझे थे ना, ठीक। अब उसी में ना बेटा थोड़ा सा, कल जब मैं आपको ये बता रहा था कि संविधान क्या होता है तो आपको बताने के दौरान मैंने ये समझाया था कि कोई भी देश अगर डेमोक्रेटिक है, मतलब डेमोक्रेसी है अगर उसमें, तो वहां पर फिर संविधान होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मैंडेटरी एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जहां लोकतंत्र होगा वहां संविधान होगा ही। कल का एग्जांपल समझ में आया जो बताया था। तो जहां पर भी लोकतंत्र होगा वहां संविधान होगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट उसी से जुड़ा हुआ मैं आपको और बताने जा रहा हूं। समझ रहे हम लोग, मैं आपको एनसीईआरटी से जोड़ करके संविधान को पढ़ा रहा हूं, मतलब पूरी एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहा हूं। तो हम ये तो जान गए कि संविधान क्या होता है और ये भी जान गए कि जिस देश में लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी, वहां संविधान होगा। तो इसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे एनसीईआरटी से जुड़े हुए, जिसको हम यहां पर देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, है ना। तो इसी टॉपिक 1 के अंतर्गत ही मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां या टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, है ना। अच्छा देखो बेटा, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली में एक हम जानते हैं आपका लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। दूसरा हम जानते हैं आपका गणतंत्र के बारे में। गणतंत्र को हम कहते हैं रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, लोकतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम जानते हैं, है ना। तो एक चीज देखें बेटा, जैसे जब हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की जब बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की जब बात करें, अच्छा जब हम सुनते हैं लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों एक जैसा लगता है ना, कि लोकतंत्र गणतंत्र एक ही चीज है, जबकि नहीं। ठीक, दोनों एकदम अलग चीजें होती हैं। लोकतंत्र अलग है और गणतंत्र अलग है। पहले बिना पेन पेपर यूज किया पूरी मेरी बात सुनिए, समझिए, उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूं इन दोनों को। ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है जो बहुत जरूरी है अपने को पढ़ने के लिए, है ना। तो लोकतंत्र और गणतंत्र क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है। अब देखो बेटा, लोकतंत्र किसको बोलते हैं? याद रखिएगा कि लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब होता है शासन में जनता की भागीदारी। ठीक, जब भी आप लोकतंत्र सुनते हैं तो लोकतंत्र हम किसको बोलेंगे? जिस देश में शासन में जनता की भागीदारी हो, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, इट्स डेमोक्रेसी। जिस भी देश में शासन में जनता की भागीदारी होगी वो लोकतंत्र है। जैसे भारत एक लोकतंत्र है, जब हम बोलते हैं तो भारत के शासन में जनता की भागीदारी है। कैसे? तो जब भारत का शासन हो रहा है तो शासन तो सरकार कर रही है, लेकिन सरकार को चुनती कौन है? जनता। हम और आप वोट देते हैं, तो चुनाव लोकतंत्र को दर्शाता है। किसी भी देश में लोकतंत्र है मतलब वहां पर चुनाव होगा, इलेक्शन होगा। ठीक, सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। सरकार जो भी करती है उसको हमको बताना पड़ता है, मतलब सरकार अपनी हर बात हमको बताती है। जैसे आप देखें, सरकार जैसे हमसे टैक्स वसूलती है और हमारे ऊपर खर्च करती है। सरकार जो टैक्स वसूली वो इनकम, और सरकार उस पैसे को जब हमारे ही ऊपर खर्च कर रही है
तो सरकार को यह भी बताना पड़ता है कि वो जो पैसा है वो किसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है, कहां खर्च किया जा रहा है। सरकार इसी को बताने के लिए बजट लेकर के आती है। बजट में वो बताती है कि कितना पैसा वो जनता से ले रही है और कितना पैसा वो जनता को दे रही है। तो इस तरीके से हमको बता रही है, मतलब हमारा कंट्रोल है सरकार के ऊपर में। तो ये जितनी भी चीजें या जिन भी चीजों से शासन में जनता की भागीदारी दिखाई देगी, वो सब क्या कहलाएगा, आपका डेमोक्रेसी के अंतर्गत आएंगे वो सारी चीजें। समझ पाए लोकतंत्र क्या होता है? तो एकदम एक लाइन में इसको आप समझिएगा, द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस इज डेमोक्रेसी। शासन में जनता की भागीदारी ही क्या है? लोकतंत्र। क्लियर हुआ? और लोकतंत्र में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? जैसे अगर आप देखें तो चुनाव, इलेक्शन, इसके एलिमेंट्स हैं लोकतंत्र के। इसके बाद वोटिंग, जो मतदान होता है, जनता को मतदान का अधिकार है। इसके बाद जो जनता का नियंत्रण है सरकार के ऊपर में, पीपल्स कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, जनता सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है। हम सरकार पर नियंत्रण स्थापित करते हैं ना, कैसे? इसका एक तरीका तो हो गया बजट, सरकार जो भी खर्च कर रही है वो हमको बता रही है। इसका एक तरीका होता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। एक तरीका होता है आपका शून्यकाल, 0 आवर। समझ बात को? क्वेश्चन आवर क्या होता है कि जो सांसद होते हैं, सांसद जिनको हमने चुन करके भेजा है, वो सांसद सरकार से प्रश्न पूछते हैं, मंत्रियों से। जैसे कोई राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री है, सड़क का, राष्ट्रीय राजमार्ग का, है ना, ट्रांसपोर्टेशन मंत्री, जैसे अभी वर्तमान में नितिन गडकरी जी हैं। तो प्रश्नकाल हर दिन सुबह 11 से 12, जो 1 घंटा होता है, उसमें जो सांसद होते हैं मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, उसी 1 घंटे को 11 से 12 को प्रश्नकाल बोलते हैं। तो यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका मतलब हमारे प्रतिनिधि हमारे लिए सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी सरकार पर नियंत्रण हुआ, शासन में जनता की भागीदारी हुई। तो क्वेश्चन आवर ये भी क्या है, आपका एक एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी के अंतर्गत। 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन उसको 0 आवर बोला जाता है, शून्यकाल बोला जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये किसके अंतर्गत आ जाएंगी? आपका लोकतंत्र के अंतर्गत। मतलब कोई देश ये कहता है कि वो लोकतंत्र है, तो इसका मतलब जनता की शासन में भागीदारी है, सरकार को चुनने में, सरकार पर नियंत्रण रखने में, सभी चीजों में जनता की भागीदारी होगी। सरकार को चुनने में यानी चुनाव होगा वहां पर, ठीक, वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे जनता को। सरकार पर नियंत्रण रखने में जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये सारी चीजें, इन तमाम चीजों के माध्यम से लोकतंत्र जो है वो स्थापित होता है, डेमोक्रेसी जो है स्टैब्लिश होती है। मेरी बात समझे? ये लोकतंत्र है। लेकिन जब गणतंत्र की बात करेंगे, देखें गणतंत्र, रिपब्लिक क्या है, गणतंत्र क्या है, तो एक बात ध्यान समझेंगे। जैसे शासन की या शासन में जनता की भागीदारी लोकतंत्र है, वैसे ही गणतंत्र क्या है? याद रखें, देश का हेड ऑफ द स्टेट अगर निर्वाचित है तो उस देश को गणतंत्र कहा जाता है। रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द नेशन शैल बी इलेक्टेड। किसी देश का अगर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो निर्वाचित है, इलेक्टेड है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो देश रिपब्लिक है। समझे मेरी बात को? पूरी तरीके से भी नहीं समझे होगे। अब इसको मैं आपको बताता हूं, पहले तो हेड ऑफ द स्टेट को समझो। अच्छा, स्टेट वर्ड समझते हो? स्टेट, देश समझते हो? देश, तो देश क्या होता है? अच्छा, देश के लिए अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक कंट्री और एक नेशन। तो कंट्री और नेशन क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका बताओ भाई? कंट्री बोलते हैं, नेशन भी बोलते हैं, क्या डिफरेंस है?
कंट्री और नेशन में। एक बात ध्यान सुनो, कुछ देश ऐसे होते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल में कम है, ठीक है, दे आर हैविंग द लो एरिया, लो पॉपुलेशन एंड यूनिफाइड कल्चर। कुछ देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल में छोटे हैं, जनसंख्या भी कम है और सांस्कृतिक भिन्नता भी नहीं है, एक लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर के ही लोग पाए जाते हैं। तो ऐसे देश में क्या होता है, फिर एक ही गवर्नमेंट होती है, एक ही गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश को चलाएगी, उसको केंद्र की सरकार बोलते हैं। और जब एक गवर्नमेंट हो तो उस गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। यूनियन का मतलब ही एक होता है, तो वो देश यूनियन कहलाएगा जहां एक ही सरकार। लेकिन जब छोटा देश है तो एक सरकार तो चलाएगी, लेकिन सरकार देश को चलाने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, और वो जो छोटे छोटे हिस्से बांटे जाते हैं वो एक शहर के एरिया से, जनसंख्या से बड़े होते हैं, लेकिन राज्य के बराबर नहीं होते, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। केंद्र सरकार जब शासन करने के लिए किसी देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती है तो उस छोटे छोटे हिस्से को काउंटी कहा जाता है, काउंटी। और जिस देश में काउंटी हो, काउंटी से मिलकर के जो देश बनेगा वो कंट्री कहलाता है। जैसे ब्रिटेन देखें आप, छोटा सा देश है, पॉपुलेशन भी कम है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर के लोग हैं, तो वहां एक ही सरकार है जो पूरे देश को चला लेती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया है, पूरे ब्रिटेन को छोटे छोटे काउंटी में बांट दिया। इसलिए आप देखते होंगे कि ब्रिटेन में जब जो क्रिकेट होता है, लोकल क्रिकेट, उसको काउंटी क्रिकेट कहा जाता है, वो काउंटी क्रिकेट होते हैं। एंड काउंटी, द नेशन मेड ऑफ काउंटीज इज नोन एज कंट्री। लेकिन अगर किसी देश में, कोई देश इतना छोटा नहीं है, उसका क्षेत्रफल इतना कम नहीं है, क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है, मतलब जो सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं वहां पर, तो फिर वहां पर एक सरकार नहीं चला सकती उसको। वहां पर एक से ज्यादा सरकारें लगेंगी, एक से ज्यादा सरकार लगेंगी, केंद्र की सरकार, और बड़ा क्षेत्र है तो राज्यों में भी सरकार बैठाना पड़ेगा। तो जो देश, जिस देश में केंद्र और राज्य दोनों की सरकार हो, उसको फिर फेडरेशन बोलते हैं। जैसे एक सरकार तो यूनियन बोल रहे थे, वैसे ही अगर दो सरकार तो उसको फेडरेशन बोलते हैं। और जैसे केंद्र और राज्य में बांटे, तो जिस देश में राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, उस देश को नेशन कहा जाता है। जैसे इंडिया में देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। इंडिया 7th लार्जेस्ट नेशन अकॉर्डिंग टू द एरिया, 1st लार्जेस्ट नेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। वी आर हैविंग द डाइवर्स कल्चर। इसलिए भारत को राज्यों में बांटा गया है, केंद्र और राज्य में सरकारें होती हैं, और जिस देश में राज्य हो वो नेशन है। सही बात। सो ब्रिटेन इज अ कंट्री, इंडिया इज अ नेशन। समझ में आई मेरी बात, क्या होता है, कैसे होता है। अब यहां पर एक चीज मैंने टर्म यूज किया है, हेड ऑफ द स्टेट। इफ हेड ऑफ द स्टेट is elected, then the nation shall be known as republic. अगर किसी देश का मुखिया निर्वाचित है, हेड ऑफ द स्टेट, तो उसे हम रिपब्लिक बोलेंगे। यहां हेड ऑफ द स्टेट को समझना बहुत जरूरी है, एक टर्मिनोलॉजी है ये। अच्छा, स्टेट समझते हो क्या होता है स्टेट? क्या हिंदी नहीं पूछ रहा हूं ससुरे, जो राज्य बता रहा। स्टेट समझते हो क्या होता है स्टेट? सुने हो कभी? सुने हो? अच्छा, जैसे आपने ये सुना है कभी, राष्ट्र एवं राज्य दोनों में बड़ा कौन है? राष्ट्र बड़ा है, राज्य छोटा है। और मैं कहूं राज्य बड़ा है तो? ध्यान से सुनना बेटा, जब आप राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो अब आप उस जॉनर से बाहर आ जाइए।
राज्य का मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये नहीं। किसी भी क्षेत्र के लिए, फॉर एनी रीजन, द स्टेट एंड नेशन बोथ कैन बी यूज्ड। किसी भी क्षेत्र को हम राज्य भी कह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को हम राष्ट्र भी कह सकते हैं। कैसे? राष्ट्र संस्कृति को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेशन शोज द कल्चर, जबकि राज्य रूलिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है, शासन को। स्टेट शोज द गवर्नेंस। समझना मेरी बात? जैसे अगर कोई क्षेत्र है, कोई भौगोलिक क्षेत्र है, कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर वहां की एक अद्वितीय संस्कृति है, यूनिक कल्चर है, तो उस क्षेत्र को आप राष्ट्र कह सकते हैं। जैसे पूरे विश्व में देखें तो पूरे विश्व का कल्चर, एक तरफ भारत का कल्चर, एक तरफ इंडियन स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल। इंडिया शोज इट्स यूनिक कल्चर, सो द इंडिया इज नेशन। एज फॉर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोब, पूरे विश्व की जब हम बात करें तो भारत एक राष्ट्र है, क्योंकि भारत की एक अद्वितीय संस्कृति है। अब भारत के अंदर छत्तीसगढ़ की संस्कृति अलग, उत्तर प्रदेश की अलग, मध्य प्रदेश की अलग, महाराष्ट्र की अलग, ये सब भी अपने आप में राष्ट्र है। छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग शहर है, अलग अलग क्षेत्र है, उनकी संस्कृति अलग है, वो सब भी अपने आप में राष्ट्र है। तो कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन जो अपने यूनिक कल्चर को शो करता है, उसे राष्ट्र कहा जाएगा। लेकिन इसलिए पूरे विश्व के संदर्भ में भारत का कल्चर अलग है। आप हर चीज में देखो, कपड़े से लेकर शौचालय तक, सब में इंडियन स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल लिखा होता है। कोई अमेरिकन स्टाइल, कैनेडिया स्टाइल ऐसा नहीं लिखा होता। वेस्टर्न स्टाइल पूरे विश्व में एक तरफ और भारत का स्टाइल एक तरफ। सो द इंडिया इज अ नेशन, इसलिए भारत एक राष्ट्र है। लेकिन जब राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र, जब उस राष्ट्र में, राष्ट्र मतलब उसकी अपनी एक संस्कृति है, लेकिन जब उस राष्ट्र में एक सरकार हो, एक संप्रभु सरकार हो, सोवरेन गवर्नमेंट होती है, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी बाउंड्रीज होंगी, उस बाउंड्रीज में उसकी अपनी एक गवर्नमेंट होगी, तो जब रूल को बताते हैं कि हां यहां पर एक सरकार है जो अपना निर्णय खुद लेती है, संप्रभु मतलब अपना निर्णय स्वयं लेने वाला, तो जब किसी राष्ट्र में उसकी खुद की भौगोलिक सीमाएं हो और वहां पर निर्णय लेने के लिए एक संप्रभु सरकार हो, तब राष्ट्र राज्य में परिवर्तित हो जाता है। As far as the culture is concerned, in Indian context, Chhattisgarh denotes nation because it belongs to its specific culture. संस्कृति के आधार पर छत्तीसगढ़ भी एक राष्ट्र है, लेकिन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की अपनी सीमाएं हैं। आप छत्तीसगढ़ का नक्शा देख रहे हो, और छत्तीसगढ़ के पास अपनी एक संप्रभु सरकार है। वी हैव इट्स ओन सोवरेन गवर्नमेंट। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, सरकार है, इसलिए छत्तीसगढ़ एक राज्य है। वैसे जब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो भारत की एक अपनी अद्वितीय संस्कृति है, इसलिए भारत एक राष्ट्र है। लेकिन भारत की देखो बाउंड्रीज है, आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, और भारत में एक संप्रभु सरकार है, हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, सोवरेन गवर्नमेंट। सो इन ग्लोबल कंटेक्स्ट, एज इंडिया शोज इट्स यूनिक कल्चर, इट इज a nation and it is having a sovereign government, its own boundaries, thus India is a state। क्योंकि भारत की अपनी संस्कृति है, इसलिए राष्ट्र है, लेकिन भारत की अपनी सीमाएं हैं और उसमें एक संप्रभु सरकार है जो अपना निर्णय खुद लेती है, तो भारत एक राज्य है। अब अगर पूरे भारत को हम राज्य मान रहे हैं, तो उस पूरे भारत राज्य का जो मालिक होगा उसको कहेंगे हेड ऑफ द स्टेट। जो पूरे देश का मालिक है, हेड ऑफ द स्टेट। समझ पाए मेरी बात को? नहीं आया समझ? वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। और पूरे भारत का मालिक कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है, प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। यहां पर बात हो रही है हेड ऑफ द स्टेट की। तो यह कहता है इफ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एनी नेशन,
Like in India, the president is the head of the state, and if president of India is elected, it means India is republic. भारत का राज्य प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तो भारत एक गणराज्य होगा। और आप बताओ, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अभी पिछले साल ही चुनाव हुआ है जुलाई में, और द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति बनी है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। जैसे अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट डील किया हेड ऑफ द स्टेट का। अभी आप में से कई लोगों को जब मैं राष्ट्रपति बोला उसके पीछे मुझे लग रहा था कुछ लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री होता है। नहीं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सपोज करें कि यू आर वेरी फाइनेंशियली साउंड, पैसे हैं आपके पास पर्याप्त, आपका अपना घर है, घर के बॉस आप, तो घर के मालिक तो आप ही हो। मीन्स फॉर योर फैमिली यू आर द हेड ऑफ द स्टेट। इज इट क्लियर? समझ में आया? आपके पास पैसे वैसे हैं, आप अपने घर में सबसे बड़े हो, यू आर द ब्रीड अर्नर ऑफ योर फैमिली, प्रमुख आय के स्रोत आप ही हो, पूरा घर आप ही चला रहे हो, आप घर के मालिक हो, आप अपने परिवार के मालिक हो। इट मीन्स यू आर द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ योर फैमिली। लेकिन आपने क्या किया है? गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा है, खाना बनाने के लिए मेड रखा है, तमाम प्रकार के अलग अलग कार्यों के लिए आपने 5, 10, 15 का स्टाफ रखा हुआ है अपने पास। करना आपको है, मालिक आप हो, लेकिन आप आपके कार्यों को करने के लिए आपने बहुत सारे लोगों को रख लिया, स्टाफ रख लिया। अब आप इन स्टाफ के परेशानियों से भी बचना चाहते हो, तो आपने इन सारे स्टाफ के ऊपर एक एचआर बैठा दिया, उनका बॉस, कि किसी स्टाफ को छुट्टी उट्टी जाना है, कहीं भी जाना है, वो उससे मिले। एचआर मेरे को बताएगा। जो उनका मालिक रख दिया आपने, एक बॉस उनका, उन कर्मचारियों का, कोई छुट्टी छपाटी वो कोई आपसे नहीं आएगा, आपको टेंशन नहीं चाहिए, वो झेले अपना। आप केवल डायरेक्ट उनके बॉस से यानी एचआर से आप रिपोर्ट लोगे। मालिक आप हो, हेड ऑफ द स्टेट आप। लेकिन आपको क्योंकि काम नहीं करना है, तो आपने आपके कार्यों में सहायता करने के लिए स्टाफ रख लिया, और उन स्टाफ का एक बॉस रख लिया। ठीक वैसे ही कई देश ऐसे होते हैं जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, उस देश का प्रमुख है, वो खुद काम नहीं करता, बल्कि उसके काम को करने के लिए अलग अलग व्यक्ति रख लिए जाते हैं। जैसे आपका स्टाफ है, कोई गाड़ी चला रहा है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कोई खाना बना रहा है, फूड मिनिस्टर, खाद्य मंत्री, कोई आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर, कोई आपको पूरे पैसों का हिसाब दे रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो जितने आपने अपने हाउस हेल्प रखे, दे आर मिनिस्टर्स, और उनका एक बॉस रखा जो उसकी बात को सुनेंगे, प्राइम मिनिस्टर। तो जो आपके कार्यों को कर रहे हैं, जो मंत्री हो गए जैसे वो लोग, उन मंत्रियों के समूह को कहते हैं गवर्नमेंट, सरकार। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जैक्टली जो सरकार शब्द होता है, सरकार का मतलब होता है निर्णय लेने वाली संस्था, द डिसीजन मेकिंग बॉडी। जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसको सरकार कहा जाता है। These ministers will take decisions regarding your particular work. आपके लिए कौन सा खाना बनना है, जो आपका मेट है, जो वो है, वो आपकी चीजों को तय करे। हाँ, आपसे पूछ जरूर सकता है, बनाएगा तो वही। समझो मेरी बात को? तो उसी तरीके से जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं, तो वो क्या कहलाए? आपका गवर्नमेंट है ना। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट, और उन गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। इसलिए प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर बॉस नहीं हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड एड एंड असिस्टेंस टू द प्रेसिडेंट। जो प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद होती है, जिसको कलेक्टिवली हम गवर्नमेंट बोलते हैं, वो सरकार मतलब राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए बनाई जाती है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। कॉन्सेप्ट समझे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट का? अब एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करें कि आप बॉस हो अपने घर के, हेड ऑफ द स्टेट, और आप ही सारे काम कर रहे हो।
इसका मतलब हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट काम कर रहे हो मतलब गवर्नमेंट, बॉस हो मतलब हेड ऑफ द स्टेट। अगर हेड ऑफ द स्टेट ही काम करे तो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति हो जाएंगे। और याद रखें कि किसी देश में अगर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति होता है तो इस सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। जैसे अमेरिका देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति ही सब कुछ है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सारी शक्तियां, बॉस राष्ट्रपति, काम भी राष्ट्रपति ही करता है। इसलिए जो अमेरिका का रूलिंग सिस्टम है दैट इज प्रेसिडेंशियल रूल, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। लेकिन ब्रिटेन में देखिए या भारत में देखिए, भारत में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट कोई काम नहीं करते। कौन करते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार करती है, प्रधानमंत्री करते हैं। इसका मतलब भारत में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो जिस देश में ये दोनों अलग अलग होंगे उसे कहते हैं पार्लियामेंट्री रूल, संसदीय शासन व्यवस्था। समझ में आई मेरी बात? तो आप बताओ कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन रूलिंग कैसा है? संसदीय है ना, पार्लियामेंट्री रूल है। बिकॉज वी हैव द सेपरेट हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम पर ब्रिटिशर्स ने शासन किया था। ब्रिटेन में ओवरऑल मालिक कौन होता है? वहां का राजा या रानी, हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन वो लोग तो काम करेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने रखा सरकार, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वहां का प्राइम मिनिस्टर। हमने उन्हीं से सीखा था तो हमने भी पार्लियामेंट्री रूल को लिया। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा। तो हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है ये हमने कहां से लिया है? आपका ब्रिटेन से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक होगा तो क्या सिस्टम होगा, और हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर अलग अलग होंगे तो उसको क्या सिस्टम बोलेंगे? समझ में आया? ठीक। अब देखो बेटा, अब यहां पर यह कहता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा तो वो रिपब्लिक है। मतलब यह है कि भारत का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है इसलिए भारत रिपब्लिक है, या यूं कहें कि भारत को रिपब्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता है, उसका निर्वाचन होता है। और भारत का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है इसलिए उसको हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, रिपब्लिक कहा जाता है, मतलब भारत को। समझ पाए मेरी बात को? अब एक बात बताओ मेरा, गणतंत्र वो है, रिपब्लिक वो है जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट हो। तो हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। और मैं आपको बता दूं कि भारत में जो पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वो 26 जनवरी को नहीं हुआ था, वो 24 जनवरी को हुआ था। तो अगर आप ऐसा सोचो कि राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार 26 जनवरी को हुआ इसलिए भारत के राष्ट्रपति या उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ऐसा नहीं। तो हम क्यों बोलते हैं 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? हाँ, हाँ, वो तो संविधान लागू करने वाली तिथि होगी। हम गणतंत्र क्यों मनाते हैं उसको? गणतंत्र की मीनिंग क्या है? इलेक्टेड होना चाहिए ना। तो हमने गणतंत्र दिवस नाम क्यों दिया संविधान लागू होने की तारीख को? इन्होंने कहा जो आंसर दिया वो किसी और चीज का आंसर है। ध्यान सुनो बेटा, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। इन्होंने जो आंसर दिया 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था उसका था। तो मैं ये कह रहा हूं कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने की तारीख को हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? सोचो जरा। किसके बारे में? देखो,
तो लोकतंत्र हो गया ना। संविधान आ गया मतलब उस दिन से लोकतंत्र हो गया। मैं गणतंत्र क्यों मनाते मैं ये पूछ रहा हूं। हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ना उस दिन, डेमोक्रेसी डे कहां मनाते हैं हम? नहीं, उसका रीजन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है लेकिन कुछ और लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में के जो आर्टिकल 54 और 55 है वो ये बताते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होगा और जो चुना जाएगा अगर देश में तभी तो भारत रिपब्लिक होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यह बताता है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा और उसी दिन से पता चलता है जिस दिन हमारा संविधान लागू होता है। इसलिए संविधान लागू होने की तारीख को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। समझे मेरी बात को अभी? हाँ, गणतंत्र क्या है? जब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट हो, जब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होगा तो गणतंत्र है। भारत का हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति इलेक्ट होगा, यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54, 55 में बताया गया। और यह हमें तब पता चला कि भारत का राष्ट्रपति इलेक्ट होगा, या उस दिन से यह अब तय हो गया कि भारत का राष्ट्रपति इलेक्ट होगा जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। इसलिए जिस तारीख को हमारा संविधान लागू हुआ है उसी तारीख से भारत गणराज्य बन गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। और इसीलिए संविधान लागू होने की तारीख को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ पाए कि नहीं समझे? ये कॉन्सेप्ट है बेटा, 11th क्लास 11th एनसीईआरटी इन सारी चीजों को बताता है। हम एनसीईआरटी पूरा कवर करके चल रहे हैं, है ना? तो समझ में आया लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है? अरे समझे? लोकतंत्र क्या है अगर एक लाइन में बताना हो तो? शासन में जनता की भागीदारी। और गणतंत्र क्या है? जिस देश का मुखिया निर्वाचित होता हो। बस सिंपल सी बात। तो अब आप बहुत आसानी से समझ लोगे कि किसी देश का मुखिया अगर निर्वाचित हो रहा है तो वो गणतंत्र है। ये बताओ नॉर्थ कोरिया गणतंत्र होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वहां हेरिडिटियल है। सही बात? तो वो गणतंत्र नहीं है। इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। समझ में आया? अब हम चलते हैं नए टॉपिक पर, और टॉपिक है टॉपिक नंबर 2। ठीक है, सेकंड टॉपिक। और टॉपिक नंबर 2, देखो पहले टॉपिक में हमने ये जाना कि आखिर संविधान क्या होता है। इस टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूं संविधान के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? संविधान के प्रकार या टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा चलो बेटा देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, सेकंड टॉपिक, और इसमें हम जानेंगे संविधान के प्रकार या टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे मान लो कि आपके घर में बड़े भैया हैं, मंझले भैया हैं, आप हो। तो बड़े भैया ने पढ़ा अपने जमाने में, मंझले भैया ने भी पढ़ लिया उन्हीं की बुक को। मंझले भैया को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम था, कुछ बदला नहीं था। जो उनका था उठा के पढ़ लिया। लेकिन समस्या तब हो गई जब आप उस क्लास में पहुंचे, सिलेबस चेंज हो गया। हाँ, तो उन्होंने जो नोट्स बनाया था वो आपके किसी काम का नहीं। अब आपको सब चीज लिखना होगा। यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, यू हैव टू राइट एवरीथिंग। वैसे ही अगर थोड़ा सा गौर करें, कहानी में बताऊंगा आपको आगे चलकर, लेकिन फिलहाल यहां के लिए थोड़ा सा अगर गौर करें तो विश्व में सबसे पहले जो सही तरीके से जनता के लिए जो शासन होता है, पीपल्स के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कि एक व्यक्ति सबके लिए शासन करेगा। जैसे
प्रेजेंट सिनेरियो आप देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी हम सबके लिए शासन करें, 1 पर्सन इज एडमिनिस्ट्रेटिंग फॉर ऑल। मोदी जी पूरे देश के लिए शासन कर रहे हैं, 1 पर्सन इज एडमिनिस्ट्रेटिंग फॉर ऑल। एक व्यक्ति जब सबके लिए शासन करता है तो उसको केंद्रीकृत शासन कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रेजेंटली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पहली बार ब्रिटेन से शुरू हुआ, जब एक व्यक्ति सबके लिए शासन करता था 1215 में। तो राजा लोग थे, बड़े भैया, वो राजतंत्र था उस समय, मोनार्क था। धीरे से 1688 में ब्रिटेन ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हालांकि पूरी डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के ऊपर राजा को बैठा करके रखे, हाफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। बट द डेमोक्रेसी वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय नेशन दैट वाज ब्रिटेन। विश्व का पहला देश जिसने लोकतंत्र को अपनाया, भले ही आधा अपनाया है, ब्रिटेन है। तो जैसी लोकतंत्र अपनाया तो संविधान चाहिए। मझले भैया आ गए, जो बड़े भैया ने लिखा था, राजा ने जो अलग अलग कानून बनाए थे उसी को क्या कर लिया, मान लिया कि वही हमारा संविधान है। तो उन्होंने अलग से कोई नहीं लिखा। अब आया अमेरिका, जिसे कोई बड़े भैया नहीं थे, सिलेबस चेंज था। हम लोग आए, हमारा सिलेबस अलग है, भारतीयों का सिलेबस ही अलग है। तो जिसका सिलेबस चेंज हुआ उसको लिखने की जरूरत पड़ी। तो वैसे ही कुछ ने संविधान लिखा और कुछ ने संविधान नहीं लिखा। जिन देशों ने संविधान नहीं लिखा, अलिखित संविधान, और जिन देशों ने संविधान लिखा, लिखित संविधान। इसका मतलब यह हो सकता है कि जो संविधान है उसके दो ही प्रकार हो सकते हैं। एक आपका अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा आपका लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ बेटा, समझ में आएगी? जो देश लिखेगा लिखित संविधान, नहीं लिखेगा अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अच्छा ये बताओ, अभी तक आप ये सोच रहे हो ना कि अलिखित मतलब जो लिखा हुआ नहीं है, यही सोच रहे हो? और लिखित मतलब जो लिखा हुआ है, यही सोच रहे हो? अब हम इसको जोड़ते हैं एनसीईआरटी से, इसको इंप्रूव करते हैं। देखो, और मैं जो अगली बात बताने जा रहा हूं, अगर उसमें आपका दिमाग घूम गया तो इसका मतलब आप होशियार हो, और अगर आपका दिमाग नहीं घूमा तो आप समझ लेना कि आप हो। अब आप लगा सकते हो उसमें आप क्या हो। मेरी बात समझे, इधर ध्यान सुनो प्यारे बच्चों। मैं कॉन्सेप्ट कह रहा हूं, देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जो लिखित है ना, जो लिखित है, लिखित भी अलिखित हो सकता है। अभी तक जो आप सुन रहे हो कि अनरिटन मीन्स विच इज नॉट रिटन इज अनरिटन, बट मैं ये कह रहा हूं इवन द रिटन थिंग्स कैन बी टर्म्ड एज अनरिटन। लिखी हुई चीज भी अलिखित हो सकती है। दिमाग घुमा? जबरन घुमा रहे हो ना, क्योंकि होशियार हो बेटा, मैं जान रहा हूं, लेकिन आप हो। अब मैं बताता हूं, देखो, इसमें पुरुष लोग मेरी बातों से ज्यादा रिलेट कर पाए, महिलाएं भी कर सकते हैं। अपने को महिलाओं का एक्सपीरियंस नहीं है ना भाई, क्या कर सकते, पुरुष लोग ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अच्छा, कॉलेज वॉलेज गए हो कि नहीं गए हो, कि कोरोना काल के पास आउट हो? गए हो? कोरोना काल के पहले वाले कितने हैं? हाँ, पुरुष लोगों की बात करो, महिलाओं छोड़ दो, पुरुषों की बात करो। मैं प्यारे बच्चों आपको बताता हूं, हम लोगों के जमाने में खास तौर पर बहुत होता था, उसमें मोबाइल का भी इतना वो नहीं था। तो जो पुरुष है, मेल स्टूडेंट्स, वो हर दिन क्लास नहीं जाते थे। उसका जो खास था
वो जिस दिन आती, मतलब उसी दिन वो जाते थे, भाई आज आई है तो तुरंत पहुंचे कॉपी लेकर। ऐसा महिलाओं के साथ भी होता होगा, पता नहीं है भाई। पुरुष तो खामखा बदनाम है बेचारे, होते बहुत भोले होते हैं ना, है बहुत सीधे साधे होते हैं बेचारे। उनका एक बार टूटा तो टूटा है, फिर सीधा उनको जाना पड़ता है मधुशाला, तब जाके थोड़ा बहुत ठीक होते हैं। खैर प्यारे बच्चों, आप समझे मेरी बात। तो जैसे पहले दिन कॉलेज गए, कोई लेक्चर पढ़ाया गया, लिख लिए। अब जिसके लिए गए वो 4 दिन नहीं आया, 5वें दिन आया, फिर 5वें दिन गए, लिख लिए। फिर वो 1 महीना तक घूमने चला गया कहीं और। इनको नहीं पता है कि उनका कोई और भी है। ये बेचारे बस आस में है, वो घूम रहे हैं। और देखते देखते वो 8-10 बार बेचारी आई, तो ये भी 8-10 बार गए। लिखा ये आदमी भी है, लेकिन कोई भी चीज सीक्वेंस में नहीं है। जिस दिन गया रैंडमली कुछ भी लिख लिया, तो लिखा तो है, लेकिन क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए उसको अनरिटन कहा जाएगा। सो एनीथिंग इज रिटन बट नॉट इन सीक्वेंस, दैट विल बी अनरिटन। तो कोई भी चीज लिखी है लेकिन वो क्रमबद्ध नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, तो वो अलिखित है। और अगर लिखी है और सीक्वेंस में भी है, लिखित है। समझ में? ये एनसीईआरटी है। अब एक बात समझो, जो लिखा है और सीक्वेंस में नहीं है वो अलिखित है। विश्व में वर्तमान में 204 देश हैं, 204 नेशन, जिसमें से 194 देशों के पास संविधान है। और विश्व में केवल एक ही देश ऐसा है जिसका संविधान लिखित नहीं है, और वो है ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन में 1215 से राजाओं का शासन था। राजाओं ने जो भी परंपरा और संस्कृति के आधार पर जो भी डिसीजन दिया, तो लिखित में देते थे। और जो वहां की जुडिशरी थी, न्यायपालिका, उसने जो निर्णय दिए उसको एक साथ इकट्ठा किया गया। वो सीक्वेंस नहीं बनाया गया उसका, जैसे डिसीजन आए थे वैसे ही उसको इकट्ठा किया गया, एक फाइल में रख दिया गया। 1689 में उसी को कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया। सो दे हैव एवरीथिंग इन रिटन फॉर्म बट नॉट इन सीक्वेंस। सो द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। समझे मेरी बात को? और इसमें अलिखित संविधान में क्या होता है अगर बोला जाएगा, तो जैसे ब्रिटेन का ही है, तो अलिखित संविधान में क्या होगा? एक न्यायपालिका के दिए गए निर्णय, जो भी वहां की जुडिशरी के वर्डिक्ट्स थे, वो सब उसमें आ जाएंगे। दूसरा, परंपरा और संस्कृति, कल्चर और ट्रेडिशंस, जिसके बेस पर राजा ने निर्णय दिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो यह होता है अलिखित संविधान। ऐसा लिखना है आपको, ऐसे ना इसको नहीं लिखवाऊंगा अलग से, ठीक? देखो, मतलब ये देखो बेटा, मतलब जब हम अलिखित संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है, when we talk about the unwritten constitution, तो अलिखित संविधान क्या होता है? याद रखें कि ऐसा संविधान जो लिखा गया हो परंतु क्रमबद्ध ना हो। The constitution which is written but not in sequence. The constitution which is written but not in sequence is unwritten constitution. ठीक है? ऐसा संविधान जो लिखा तो है लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं है, उसे अलिखित संविधान कहेंगे। याद रखें, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है।
द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और याद रखें कि ब्रिटेन एकमात्र देश है, इज द ओनली नेशन विच इज हैविंग द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द ओनली नेशन विच इज हैविंग द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ब्रिटेन एकमात्र देश है जिसका संविधान क्या है, अलिखित है. समझ में आ रहा है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिटन बट नॉट सीक्वेंस्ड, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. The only nation which is having the unwritten constitution is Britain. समझ में आया? याद रखें, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे 1689 में लागू किया गया था. द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड इन 1689. द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड इन 1689. 1689 में ब्रिटेन का संविधान लागू किया गया था. The British Constitution was adopted in 1689. 1689 में ब्रिटेन का संविधान लागू किया गया था. समझ में आया? ठीक, याद रखें बेटा. अब अगर आपसे कोई पूछे कि अलिखित संविधान में क्या होता है, तो याद रखें, अलिखित संविधान, इसी के नीचे लिखना बेटा, मेरे पास जगह नहीं, मैं साइड में लिख रहा हूं, इसके नीचे. ठीक है, अलिखित संविधान ऐसा. नंबर 1, न्यायपालिका के निर्णय, परंपरा एवं संस्कृति पर आधारित होता है. ठीक है, अलिखित संविधान न्यायपालिका के निर्णय, परंपरा एवं संस्कृति पर आधारित होता है. ठीक है, द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द वर्डिक्ट्स ऑफ जुडिशरी, बेस्ड ऑन द वर्डिक्ट्स ऑफ जुडिशरी, द ट्रेडिशन एंड द कस्टम्स. सही बात? तो क्लियर हुआ क्या होता है अलिखित संविधान, किस देश का है और ये किस पर आधारित होता है, या क्या चीजें होती हैं. तो न्यायपालिका के दिए गए निर्णय, संस्कृति और परंपरा. समझ में आया? यह है अलिखित संविधान. लिखित संविधान में वर्डिक्ट्स ऑफ जुडिशरी, ट्रेडिशन, कस्टम. ठीक, अब देखो लिखित संविधान क्या होता है. तो बहुत सिंपल सी बात है, आप देखें, वह संविधान जो लिखा गया हो एवं क्रमबद्ध हो, लिखित संविधान होगा. द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिटन एंड सीक्वेंस्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिटन एंड सीक्वेंस्ड शैल बी द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब हर चीज उसमें सीक्वेंस होगा. जैसे आप इंडिया में देखें तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, लिखित है. क्यों? क्योंकि हर चीज लिखा भी गया है और वो कैसा है आपका, एक सीक्वेंस में भी है. हमारे यहां पहले पार्ट 1 आएगा, फिर पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3, हर चीज एक सीक्वेंस में. कोई कहीं पर भी रैंडमली नहीं आ रहा है. सही बात? तो जब लिखा हो और सीक्वेंस में हो तो उसको कहते हैं. याद रखें, विश्व का पहला लिखित संविधान, द फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय यूएस. विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है. ठीक है, द फर्स्ट नेशन विच हैड रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज यूएस. और याद रखें, अमेरिका का संविधान जो है 1787 में लागू किया गया था एंड इट वॉज इंप्लीमेंटेड इन 1787. अमेरिका का जो संविधान है वो 1787 में लागू किया गया. जैसे ब्रिटेन का 1689, इसका 1787. याद हुआ?
अब एक बात देखें, भारत का संविधान अगर देखें तो याद रखें, भारत का संविधान भी लिखित है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिटन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिटन। भारत का संविधान भी लिखित है, लिखा गया है। याद रखें, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सही बात। और भारत के संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। समझ में आया? क्लियर हुआ? यह है भारत का संविधान, ऐसे याद रखना है बेटे इसको। तो समझ में आया संविधान कितने प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है। विश्व का पहला संविधान या विश्व का एकमात्र जिसका संविधान अलिखित है वो कौन है? ब्रिटेन है 1689 में, ठीक। विश्व में सबसे पहली बार संविधान लिखने वाला देश अमेरिका है, ठीक। और उसका संविधान कब लागू हुआ? 1787। विश्व को भारत का संविधान कैसा है? लिखित है, और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। समझ में आया? तो इस तरीके से ये चीजें याद करनी, ठीक है। चल